डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की उस पहली सीढ़ी पर बात करेंगे जिसे अक्सर इसकी आत्मा या पहचान पत्र भी कहा जाता है। इसकी प्रस्तावना स्रोत सामग्री हमें बताती है कि ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है और इसमें वो सारे बड़े-बड़े आदर्श और सपने हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। लेकिन बहस का असली मुद्दा ये है कि असल में इसकी हैसियत क्या है। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत और दार्शनिक भूमिका है जो संविधान की किताब के शुरू में बस लिखी हुई है, या फिर ये संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो जिंदा है, जिसे बदला जा सकता है और जिसका कानून की दुनिया में सचमुच कोई वजन है? बिल्कुल, और यही हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। मेरा पक्ष ये है कि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि हमारे संविधान की नींव है। वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरा संविधान घूमता है और इसकी व्याख्या के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। और मैं ये तर्क रखूंगी कि इसके ऊंचे आदर्शों के बावजूद इसकी कानूनी ताकत बहुत सीमित है और इसका मुख्य काम प्रेरणा देना है, आदेश देना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि प्रस्तावना को आत्मा कहना सिर्फ एक अलंकार या कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है। ये संविधान की वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत टिकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 1973 के केशवानंद भारती मामले में मिलता है। ये वह ऐतिहासिक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस एक फैसले ने प्रस्तावना को सिर्फ एक सजावटी पन्ने से उठाकर कानूनी बहस के केंद्र में ला दिया। इसका मतलब यह है कि जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद का मतलब समझना हो तो उसे प्रस्तावना की रोशनी में ही देखना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ये दिखाता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश की बदलती जरूरतों और उम्मीदों के साथ खुद को ढाल सकता है। मैं इस बात को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि प्रस्तावना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका काम संविधान बनाने वालों के इरादों और सपनों को दिखाना है। यह एक आदर्शवादी घोषणा है, न कि कोई ऐसा कानून जिसे आप सीधे अदालत में ले जाकर लागू करवा सकें। आपने संशोधन का जिक्र किया, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बात मेरे आर्ग्यूमेंट को और मजबूत करती है। अगर प्रस्तावना इतनी पवित्र और बुनियादी थी तो उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्द बाद में जोड़ना इस सवाल को जन्म देता है कि क्या ये हमारे संविधान के मूल दर्शन का हिस्सा थे या इन्हें बाद में एक खास राजनीतिक सोच के तहत डाला गया। और जहां तक केशवानंद भारती केस की बात है, उसने मूल ढांचे की एक अवधारणा दी, मतलब संविधान के वो हिस्से जिन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये मूल ढांचा है क्या, ये अपने आप में बहस का मुद्दा है। ये कानूनी निश्चितता देने के बजाय एक तरह की अस्पष्टता पैदा करता है। और सबसे बड़ी व्यावहारिक बात, कोई भी नागरिक सिर्फ प्रस्तावना में लिखे न्याय या समानता के आधार पर अदालत में जाकर कोई हक नहीं मांग सकता। उसके लिए आपको मौलिक अधिकारों जैसे ठोस कानूनी प्रावधान चाहिए। इसलिए ये एक नैतिक दिशा बताने वाला कुतुबनुमा है, कोई कानूनी नक्शा नहीं। आपने 42वें संशोधन को एक राजनीतिक कदम बताया। मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों लगता है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस संशोधन ने सिर्फ उन सिद्धांतों को साफ शब्दों में कह दिया जो पहले से ही संविधान की भावना में मौजूद थे? पंथनिरपेक्षता का विचार तो मौलिक अधिकारों में पहले से ही था। समाजवादी न्याय की झलक हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलती है, यानी वो सिद्धांत जो सरकार को बताते हैं कि उसे देश कैसे चलाना है। तो इस संशोधन ने बस इन छिपी हुई बातों को सामने लाकर प्रस्तावना में लिखकर उन्हें और ज्यादा मजबूती और पहचान दे दी। ये तो संविधान के विकास को दिखाता है, उसकी कमजोरी को नहीं। यह एक दिलचस्प दलील है, पर मैं इससे सहमत नहीं हो सकती। किसी शब्द को साफ तौर पर जोड़ने का मतलब ही ये स्वीकार करना है कि वो पहले वहां नहीं था, या कम से कम उसकी कमी महसूस की जा रही थी। अगर ये सिद्धांत इतने ही साफ थे तो उन्हें जोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मुझे इसमें एक दूसरा खतरा नजर आता है। ये भविष्य की सरकारों के लिए एक दरवाजा खोलता है कि वो अपनी विचारधारा के हिसाब से प्रस्तावना में फेरबदल कर सकें। आज समाजवादी शब्द जोड़ा गया, कल कोई और सरकार आकर उसे हटा सकती है या कोई नया शब्द जोड़ सकती है। तब क्या होगा? यह इसे एक आदर्श दस्तावेज के बजाय एक पॉलिटिकल फुटबॉल बना देता है। जब आप संविधान की आत्मा को ही बदलने की इजाजत दे देते हैं तो आप उसकी पहचान को ही दांव पर लगा रहे होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फुटबॉल बनने का खतरा तो किसी भी कानून के साथ होता है।
क्या इसीलिए हम कानूनों को बदलना बंद कर दें? यहीं पर केशवानंद भारती मामले का महत्व सामने आता है, जो आपकी चिंता का जवाब है। आपने मूल ढांचे के सिद्धांत को अस्पष्ट कहा, पर मैं उसे एक सुरक्षा कवच की तरह देखता हूं। सुरक्षा कवच, या एक ऐसा ताला जिसकी चाबी सिर्फ कुछ जजों के पास है? मुझे समझाइए। बिल्कुल, मूल ढांचे का सिद्धांत जो कहता है कि संसद संविधान की नींव को नहीं बदल सकती, वो इसी प्रस्तावना से अपनी ताकत लेता है। इस सिद्धांत ने यह पक्का कर दिया है कि संसद अपनी संशोधन की ताकत का इस्तेमाल करके संविधान की आत्मा को, यानी उसके लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल सिद्धांतों को खत्म नहीं कर सकती। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ने की इजाजत इसलिए मिली क्योंकि अदालत ने माना कि ये शब्द संविधान के मूल दर्शन को और मजबूत करते हैं, उसे बदलते नहीं हैं। तो इस नजरिए से देखें तो प्रस्तावना अब सिर्फ एक परिचय नहीं, बल्कि संविधान की रक्षक बन गई है। ये एक लक्ष्मण रेखा खींचती है जिसे कोई सरकार पार नहीं कर सकती। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने इस पर सोचा है कि ये रक्षक हैं कौन? मूल ढांचा क्या है? इसकी कोई लिखी हुई परिभाषा तो संविधान में है नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि हर बार न्यायपालिका यानी हमारे जज ये तय करेंगे कि क्या मूल ढांचे का हिस्सा है और क्या नहीं। तो हम प्रस्तावना की रक्षा के नाम पर अनजाने में न्यायपालिका को विधायिका से ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए एक सीधी चुनौती है। वो सिद्धांत जो कहता है कि कानून बनाना संसद का काम है, उसे लागू करना सरकार का और उसकी व्याख्या करना अदालत का। यहाँ तो अदालतें एक तरह से संसद के बनाए कानूनों पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर रही हैं, वो भी एक ऐसी अवधारणा के आधार पर जो लिखी हुई ही नहीं है। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन संविधान की व्याख्या करना तो हमेशा से ही न्यायपालिका का काम रहा है। मूल ढांचा उसी व्याख्या का एक जरिया है। ये कोई वीटो पावर नहीं, बल्कि एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सोचिए, अगर ये सुरक्षा कवच ना हो तो कोई भी सरकार जिसे संसद में भारी बहुमत मिल जाए, वो तो संविधान को अपनी मर्जी से पूरी तरह बदल सकती है। वो कह सकती है कि आज से भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा। क्या हमें ऐसा खतरा मोल लेना चाहिए? मूल ढांचा सिद्धांत इसी खतरे को रोकता है। तो आप एक स्थायी अनिश्चितता को एक बड़े खतरे से बचने का उपाय बता रहे हैं। ठीक है, इस पर हमारी राय अलग है। चलिए एक ज्यादा व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। मान लिया कि ये एक सुरक्षा कवच है, लेकिन आम आदमी के लिए रोजमर्रा की कानूनी लड़ाई में इसकी क्या उपयोगिता है? क्या कोई जज प्रस्तावना को आधार बनाकर कोई फैसला सुनाता है? यही तो सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। यह कहना कि प्रस्तावना कानूनी तौर पर लागू नहीं की जा सकती, इसकी असली ताकत को कम करके आंकना है। यह सच है कि आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर केस नहीं कर सकते, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। जब भी किसी कानून की भाषा अस्पष्ट होती है, जब उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे होते हैं, तब अदालतें प्रस्तावना की ओर देखती हैं। ये वो टॉर्च है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये जजों को याद दिलाती है कि हमारे संविधान बनाने वालों का सपना क्या था। मुझे पर्यावरण से जुड़ा एक मामला याद आता है, जहां एक फैक्ट्री नदी को प्रदूषित कर रही थी। कानून में यह साफ नहीं था कि फैक्ट्री की जिम्मेदारी कितनी होगी। तब अदालत ने प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा के वादों का हवाला दिया और कानून की ऐसी व्याख्या की जो गांव वालों के पक्ष में थी। यह सिर्फ कविता नहीं है, यह असल दुनिया में लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला असर है। इसीलिए इसे संविधान की कुंजी कहते हैं, क्योंकि यह मुश्किल कानूनी तालों को खोलती है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये तर्क नहीं मान सकती। गहरा असर या टॉर्च की रोशनी जैसी बातें कानूनी दलीलों के लिए बहुत ज्यादा व्यक्तिपरक हैं। कानून को साफ और सीधा होना चाहिए। जो उदाहरण आपने दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे एक मामले के सामने हजारों मामले हैं जहां फैसले सिर्फ और सिर्फ संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों और भाग 4 यानी नीति निदेशक सिद्धांतों के ठोस अनुच्छेदों के आधार पर होते हैं। ये वो हिस्से हैं जो नागरिकों को सीधे अधिकार देते हैं और सरकार पर जिम्मेदारियां डालते हैं। अगर आपको न्याय, स्वतंत्रता और समानता चाहिए तो आप इन्हीं हिस्सों का दरवाजा खटखटाते हैं। प्रस्तावना एक सुंदर कवर पेज की तरह है जो बताता है कि किताब किस बारे में है, लेकिन जब आपको किसी नियम की जरूरत पड़ती है तो आप कवर नहीं बल्कि अंदर के पन्ने पढ़ते हैं। ये एक नैतिक दिशा सूचक हो सकता है, पर कानूनी जीपीएस नहीं।
आप एक दिशा सूचक के सहारे कानूनी शहर का रास्ता नहीं खोज सकती। आज की चर्चा के बाद भी मेरा मानना बिल्कुल साफ है। प्रस्तावना सिर्फ शब्दों का एक सुंदर गुलदस्ता नहीं है। 42वें संशोधन ने दिखाया कि ये विकसित हो सकती है और केशवानंद भारती मामले ने इसे संविधान के दिल में स्थापित कर दिया। यह हमारे गणतंत्र के मूल सिद्धांतों की पहरेदार है। इसे सिर्फ एक परिचयात्मक पन्ना मानना इसकी उस असली ताकत को नजरअंदाज करना है जो ये न्यायपालिका को संविधान की सच्ची भावना को जिंदा रखने के लिए देती है। ये संविधान के जंगल में रास्ता दिखाने वाला ध्रुव तारा है और इसके बिना हम भटक सकते हैं। और मैं इस बात पर कायम हूँ कि जहां मैं प्रस्तावना के महान आदर्शों का पूरा सम्मान करती हूँ, वहीं इसकी कानूनी हदों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। इसका बदला जा सकना और सीधे तौर पर अदालत में लागू न हो पाना, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि इसका काम रास्ता दिखाना और प्रेरणा देना है, हुक्म चलाना नहीं। इसे आत्मा कहना शायद ठीक है, क्योंकि आत्मा भी तो अमूर्त होती है, उसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। लेकिन कानून का शरीर जो अधिकारों को लागू करता है और कर्तव्यों को पूरा करवाता है, वो संविधान के बाकी ठोस हिस्सों में ही बसता है। इसे इसकी असल भूमिका से ज्यादा महत्व देना कानूनी हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। ये तो साफ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या में कई परतें हैं और इस पर अलग-अलग नजरिए हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक परिचय है या संविधान की आधारशिला? ये एक ऐसा सवाल है जो इसके गहरे अध्ययन को और भी जरूरी बना देता है। स्रोत सामग्री में यकीनन खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। द डिबेट में शामिल होने के लिए धन्यवाद।